बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो दूसरा लेक्चर है वो है कि व्हाट इज़ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या कंज्यूमर बिहेवियर। व्हाट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन कंज्यूमर। व्हाट इज़ कंज्यूमर? A consumer is a person who wants satisfaction or wants maximum utility from his limited resources, limited money income. We can have two approaches for this. The first one is utility approach and the second one is ordinal approach. We have already read about the first utility approach, that is diminishing marginal utility, in which we have define utility, different concepts of utility, and the theory of diminishing marginal utility. We have discussed about the table and diagram and relationship between marginal utility and total utility. Now we have the second theory in cardinal approach, that is law of diminishing marginal utility. This law states that a consumer will be in equilibrium when he allocates his income in such a way that he gets equal marginal utility from both the goods and so he attains maximum utility if he allocate his income onto commodity in such a way he gets equal utility from both the goods. So we have first of all we have definition. A consumer spends his income on many goods and services. Now the question is how he should distribute his total income among these goods and services. ज़ाहिर है जो कंज्यूमर उसको सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बेशुमार कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री गुड्स यूज़ कर रहा होता है। एट द सेम टाइम वो अपनी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करता है या एलोकेट करता है डिफरेंट कमोडिटीज़ में, so that he may be in equilibrium, that is he attains the maximum possible level of utility. तो जब हम इसका टेबल अगर बनाएं तो उससे हमें इसके कॉन्सेप्ट या डेफिनेशन मज़ीद जो है वो क्लियर होती है कि लेट हमारे पास ये एक टेबल है और इसमें हम लेट करते हैं कि हमारे पास जो इनकम है कंज्यूमर के पास वो है 5 रुपये और प्राइस ऑफ एक्स जो है वो 1 रुपी है और प्राइस ऑफ वाई भी 1 रुपी है। तो अगर जो है ये इस मनी इनकम को दो चीज़ों पे टी है और सिगरेट्स है, इन दोनों पे एलोकेट करे तो और इस तरह से एलोकेट करे कि उसको जो यूटिलिटी मिले दोनों चीज़ों के लास्ट यूनिट से वो सेम हो। लेट के वो 2 यूनिट्स ऑफ मनी जो है वो टी पे स्पेंड करे और 2 यूनिट्स और 3 यूनिट्स ऑफ मनी जो है वो सिगरेट्स पे स्पेंड करे। तो जब वो दूसरा लास्ट यूनिट जो है वो मनी का जब जिस चीज़ पे वो स्पेंड कर रहा है उससे जो उसको मिल रही है मार्जिनल यूटिलिटी, दैट इज़ 8, और जो थर्ड लास्ट वन यूनिट जो है मनी का जो स्पेंड कर रहा है सिगरेट्स पे उससे जो उसको यूटिलिटी मिल रही है वो भी है 8। तो इसका मतलब है उसके 5 रुपये भी खर्च हो गए, पूरे के पूरे पैसे भी खर्च हो गए और उसको जो पहली चीज़ के दूसरे यूनिट से यूटिलिटी मिली वो 8 है और जो
दूसरी चीज़ से जो उसको यूटिलिटी मिली, लास्ट यूनिट जो यूटिलिटी दे रहा है वो भी 8 है। इसका मतलब है ये दोनों इक्वल हैं, इक्वल नंबर हैं। अब जो डेफिनेशन के मुताबिक अगर उसने अपनी इनकम को इस तरह से एलोकेट किया है कि लास्ट यूनिट से उसको अगर इक्वल मार्जिन यूटिलिटी मिलती है तो उसकी जो टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम है। तो इसको अगर हम देखें तो देखें पहले 2 यूनिट जो टी के हैं उससे उसको मार्जिन यूटिलिटी मिलती है 10 और 8। तो आपने 10 और 8 पहले लिखा है, उसको ऐड करें। 3 यूनिट उसने सिगरेट के ख़रीदे हैं, 12, 10 और 8। आप इनको ऐड करें तो ये इसकी जो रिज़ल्ट होगा वो होगा 48। अब ये आपने जो डेफिनेशन पढ़ी है उसको आपने ओबे किया है और उसके मुताबिक आपने जो उसने कहा था कंज्यूमर जो है अटेन्स मैक्सिमम यूटिलिटी, तो वो हमने चेक किया कि उसकी मैक्सिमम यूटिलिटी कितनी है, वो है 48। अब ये मैक्सिमम तो तब हो अगर हम कोई और पेयर जो है वो चुने और उससे यूटिलिटी जो है वो 48 से कम आए, तो फिर हम कहेंगे जनाब ये वाला जो तरीका है जो इस थ्योरी में बताया गया है उसके मुताबिक जो है वो मैक्सिमम यूटिलिटी मिलती है। अब हम ऐसे करते हैं कि हम टी के 2 यूनिट नहीं लेते, हम 8 और 8 को इक्वल नहीं करते। जो लास्ट यूनिट से हमें मिल रही हैं यूटिलिटी हम उसको इक्वल नहीं करते। तो हम ऐसे करते हैं 3 इसके ले लेते हैं, 3 रुपये इस पे खर्च हो जाएंगे टी पे, और हमारे पास 2 रुपये बचेंगे वो हम सिगरेट पे खर्च कर देंगे। तो अब जब इसको हम जमा करते हैं तो 10, 8, 6 और 12 और 10, ये हमारे पास 5 यूनिट आया है चूँकि हमारे पास पैसे 5 रुपये थे। तो देखें अब जो है हमने जो यूनिट छोड़ा है अब वो हमने यहाँ से 8 छोड़ा है और इसकी जगह पे हमने ये तीसरा यूनिट इसका लिया था, वो है 6 उसकी मार्जिन यूटिलिटी। तो जब हमने यूटिलिटी इसका सम लिया 10, 8, 6, 12 और 10, अब जो इसके लास्ट यूनिट से जो मिली है हमें ये मार्जिन यूटिलिटी वो है 10, और जो टी के लास्ट यूनिट से मिली वो है 6, और 6 इज़ नॉट इक्वल टू 10। सो इसका मतलब है हमने लॉ को ओबे नहीं किया। अब अगर लॉ को ओबे नहीं किया तो हमने इसके 3 यूनिट और सिगरेट के 2 यूनिट की जब हम मार्जिन यूटिलिटी को उसका समेशन देखते हैं तो हमारे पास 46 आता है। तो 46 इज़ लेस देन 48, यानी जब आपने लास्ट यूनिट्स की मार्जिन यूटिलिटी को आपने इक्वल किया है जो कि 8 और 8 था, तो आपकी टोटल यूटिलिटी 48 है। और जब आपने उसको लॉ को ओबे नहीं किया, थ्योरी को ओबे नहीं किया आपने, तो उस वक्त आपकी यूटिलिटी 46 है। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए जो सबसे ज़रूरी शर्त है वो ये है कि MUA ओवर MUB इज़ इक्वल टू PA ओवर PB। ये ऐसे कर लें, MUA ओवर PA, MUB ओवर PB, इस तरह भी लिख सकते हैं आप। तो MUA जो है जो पहली चीज़ से आपको यूटिलिटी मिली थी मार्जिन यूटिलिटी वो 8 थी और उसकी कीमत जो है वो 1 रुपये थी। दूसरी चीज़ से जो मार्जिन यूटिलिटी मिली वो भी 8 थी और उसकी प्राइस जो है 1 थी। तो जब आपने इसको डिवाइड किया तो आपके पास इक्वल जो है नंबर आ गए। दिस इज़ कंडीशन फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब इसको अगर आप डायग्राम में बनाना चाहते हैं, ज़ाहिर करना चाहते हैं, आप देख सकते हैं कि जब आपने इसके 3 यूनिट लिए थे सिगरेट्स के तो आपको यूटिलिटी मिली थी 8, और जब आपने टी के 2 यूनिट्स लिए थे तो आपको इसको यूटिलिटी मिली थी 8। तो दोनों की यूटिलिटी मार्जिन यूटिलिटी जो है वो इक्वल थी, और यही लॉ हमसे डिमांड कर रहा था और मैक्सिमम यूटिलिटी का हम बता रहा था। दूसरे लफ्ज़ों में जो मैक्सिमम यूटिलिटी है अगर वो अटेन करता है कंज्यूमर तो उसी को आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होता है जब वो इस टी के 2 यूनिट्स लेता है और सिगरेट्स के वो 3 यूनिट्स लेता है, इससे 5 रुपये खर्च भी पूरे हो जाते हैं और जो यूटिलिटी मार्जिन यूटिलिटी मिल रही है वो भी इक्वल है, यानी इससे भी 8 मिल रही है और उससे भी 8 मिल रही है। अब अगर जो है आप जो है अब इसको सिगरेट्स के अगर आप एक और बढ़ा देते हैं यूनिट, इसके 4 कर लेते हैं और टी के 1 कर देते हैं, तो देखें आपने जो लॉस ले रहे हैं आप, इसका दूसरा यूनिट आप छोड़ रहे हैं और आप 8 को छोड़ रहे हैं, और 4th यूनिट पे जब आप गए हैं तो 8 से अब आप इसकी जो मार्जिन यूटिलिटी है वो 6 है। इसका मतलब है जब 4th यूनिट आपने सिगरेट का लिया तो आपने 6 अटेन किया है, और जब 2 से 1 पे गए हैं टी के लिए तो आपने 8 जो है उसको लॉस किया है।
तो लॉस आपका 8 है और गेन आपका जो है वो 6 है। तो इसी से नज़र आता है कि जो गेन है वो कम है, जो लॉस है वो ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, कंज्यूमर को इससे नुकसान ज़्यादा है और फ़ायदा कम है। लिहाजा जो है वो उसी जो अप्रोच है इक्वी मार्जिन यूटिलिटी के, वो उसी को जो है वो फॉलो करेगा और 3 यूनिट्स वो लेगा सिगरेट्स के और 2 यूनिट्स लेगा वो टी के। इसमें आप देखें 8 मार्जिन यूटिलिटी मिल रही है और इसके में भी 8 मिल रही है। अब ये जो मार्जिन यूटिलिटी का जो आपने जिसको वो MU एक कर्व जो बनाया हुआ है नेगेटिव स्लोप का, ये आप देखें, ये अगर आपने टेबल को गौर से देखें तो उसमें जो है वो 10 8 यानी पहली अगर आप चीज़ देखते हैं उसके ऊपर 10 है और दूसरी देखते हैं उसके ऊपर 8 है, तीसरी के ऊपर 6 है, चौथी के ऊपर 4 है और इसको आप मिलाएंगे तो आपके पास एक नेगेटिव स्लोप जो है वो आपके पास बनेगा, एक लाइन बनेगी नेगेटिव स्लोप और इधर भी जो है नेगेटिव स्लोप बनेंगे। तो ये पहले लॉ को भी जस्टिफाई कर रहा है, उसकी भी जस्टिफिकेशन दे रहा है कि जो जो आप यूनिट्स ऑफ मनी या चीज़ों की तादाद जो है या अपने स्टॉक में चीज़ें को बढ़ाते हैं या कंज्यूमर जो है किसी चीज़ को मुसलसल इस्तेमाल करता है तो उससे हासिल होने वाली जो मार्जिन यूटिलिटी है वो कम हो रही है। तो इस लॉ में जो है पिछला लॉ भी इसमें आप प्रूव कर रहे होते हैं, जो ये वाली दूसरा लॉ है। अब हम जो हैं देखते हैं कि जो ऑर्डिनल अप्रोच है, ऑर्डिनल अप्रोच जो है या आपने इंडिफरेंस कर्व की अप्रोच जो है वो देखी होगी, वो भी हमने पढ़ी हुई है। तो ये भी देखें इसको कि जो ऑर्डिनल अप्रोच है वो वाली ऑर्डिनल अप्रोच जो है उसमें ये है कि हम देखते हैं कि सबसे पहली बात तो पहली कार्डिनल अप्रोच और दूसरी ऑर्डिनल अप्रोच। तो कार्डिनल नंबर्स जैसे कि आप देखते हैं कि हमने बात की हुई है इसमें कि आप नंबर्स जैसे 1 2 3 4 5 के जो यूटिलिटी है उसको नंबर्स में आप जो है मेजर कर सकते हैं। इसको हम पहली अप्रोच को कार्डिनल नंबर्स या कार्डिनल अप्रोच कहते हैं, जिसमें हम कार्डिनल नंबर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि हम ऑर्डिनल नंबर्स यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड या इसमें आप कह लें कि हम रैंकिंग जो है वो देखेंगे, तो इसलिए इसको ऑर्डिनल कहते हैं, जिसमें हम नंबर्स का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि रैंकिंग करते हैं और इसलिए इसको ऑर्डिनल अप्रोच कहते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें है कि व्हाट इज़ इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व की जो डेफिनेशन है वो पहले भी पढ़ी हुई है आपने कि इसमें हम दो चीज़ें हम लेंगे और दो चीज़ें जो हैं उनके डिफरेंट कम्बिनेशंस होंगे और डिफरेंट कम्बिनेशन से जो हमें यूटिलिटी मिलेगी वो हमें सेम मिलेगी। तो जब यूटिलिटी सेम मिली है तो कोई रीज़न नहीं है कंज्यूमर के पास को किसी चीज़ के लिए अपनी प्रेफरेंस शो करे। यानी इस थ्योरी में आप देखते हैं कि प्रेफरेंस जो है कंज्यूमर वो शो नहीं करता। उसकी वजह ये होती है कि यूटिलिटी जो है वो सेम मिलती है। तो डेफिनेशन इसकी सबसे पहले एन इंडिफरेंस कर्व शो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स that yield या produce the same level of utility or satisfaction to the consumer. तो a curve which shows different combination of two goods which gives equal satisfaction to the consumer is an IC curve. उसके बाद आप अगर डिफरेंट IC शेड्यूल बनाना चाहते हैं ICs का, तो उसको आप कह सकते हैं दो चीज़ें आप ले सकते हैं, जैसे कम्बिनेशन शो किए हुए हैं ABCDEF और इसमें आप यूनिट्स ऑफ Y भी हैं, यूनिट्स ऑफ X भी हैं। तो अगर आप लेट के X का 1 यूनिट है और Y का जो है वो 16 है, तो ये एक पेयर बन गया, एक कम्बिनेशन बन गया। अगर आप जो है X के जैसे कि कंज्यूमर की ये साइकी है कि वो जो चीज़ कम होती है उसके लिए ज़्यादा वो डिज़ायर रखता है, उसके लिए वो प्लान बनाता है उसको ज़्यादा परचेज़ करे, और जो उसके पास चीज़ ज़्यादा उसको वो वैल्यूएट नहीं करता तो उसको वो सेक्रीफाई करने के लिए तैयार होता है।
तो जब वो x का एक मज़ीद यूनिट वो लेता है तो आप देखेंगे वो y के कुछ यूनिट जो है वो सेक्रीफाई कर रहा है, लेट के वो 16 से 11 पे आ जाता है। अब पहला पेयर था 116 और दूसरा पेयर जो बनाया वो है 211। तो इसमें जो है उसने एक x का यूनिट लिया है और 5 जो है ना उसने y के जो है वो सेक्रीफाई किए हैं। तो देखें 5y इज़ इक्वल टू 1x। जब आप 2 से 3 पे गए हैं तो इसमें यह हुआ है कि एक और आपने x का यूनिट अब जो है वो लिया है और उसके लिए आपने 11 to 7 यानी 4 यूनिट जो हैं वो आपने सेक्रीफाई किए हैं। फिर आप 3 से 4 पे जाते हैं तो आप 3 यूनिट सेक्रीफाई करते हैं, 4 से 5 पे जाएंगे तो 2 करेंगे और उसके बाद 5 और 6 पे जाएंगे तो 1 करेंगे। अब ये तो बिल्कुल आसान सा नंबर आपको है कि 1 2 3 4 5 6, और जो y के नंबर्स हैं वो आप देखें कि पहले 5 कम हुए, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। अब सबसे पहली बात यह है कि जो मार्जिनल वैल्यूएशन है यूनिट्स ऑफ x की, वो जब 1 से आप 6 पे जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता जो इसकी जो वैल्यूएशन है वो गिरती जाती है और जो y की वैल्यूएशन है वो कम होती जाती है। यानी जो चीज़ ज़्यादा होती जाएगी आप उसको कम अहमियत देते हैं, कम वैल्यूएट करते हैं, और उसको जो चीज़ कम होती जाती है उसकी वैल्यूएशन बढ़ती जाती है। इसलिए जो है ये वाला फिनोमेना यानी कमोडिटी वाई में होता है कि पहला आप एक्स लेते हैं तो 1 था, 1 यूनिट था और आप बड़े बहुत डिज़ायर थी कि हम एक्स की ओर लें, तो उसके लिए हमने 5 सेक्रीफाई कर दिया। अब आप जो है दूसरे से जब आप तीसरे पे जाएंगे तो अब आपके पास पहले से ज़्यादा एक्स के यूनिट है, इसलिए आप उससे कम सेक्रीफाई करेंगे, यानी 5 से आप 4 पे चले जाएंगे और इसी तरीके से आप आगे जाएंगे। अब इसी शेड्यूल को अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहें तो जो है आप देखें कि सब नीचे एक्स एक्सिस पे कमोडिटी एक्स है, वाई एक्सिस पे कमोडिटी वाई है, और आप इन्हीं नंबर्स को लेट के यहाँ पे एक्स में जो 1 1 का डिस्टेंस ले रहा है और ऊपर जो है वो 2 का गैप है, और पहले आप 1 को 16 के साथ मिलाएं तो ए पॉइंट या ए कम्बिनेशन आ जाएगा, और फिर बी कम्बिनेशन, सी डी ई और एफ, यानी ये नंबर मिलाएंगे टेबल वाले आप तो ये वाला, और फिर इन सारे कम्बिनेशंस को आप मिलाएंगे तो आपके पास आईसी का ग्राफ बन जाएगा। उसके बाद आगे है इंडिफरेंस मैप। अब मैप का मतलब ये है कि आप एक फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व की आप ड्रा करते हैं, और इसमें ये होता है कि अगर आप यहाँ ओरिजिन से एक रे ड्रा करें तो आप देखेंगे, यहाँ से अगर रे ड्रा करते हैं तो आप देखेंगे कि जो x है और जो y की जो हैं जो नंबर्स हैं या यूनिट्स ऑफ x एंड y जो हैं वो बढ़ते जाएंगे जो जो आप ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व पे जाएंगे। तो इससे एक बहुत कॉमन सेंस वाली बात थी कि जो आपको पहले भी पता है कि जो जो आप इंडिफरेंस कर्व जो है वो ऊपर जाएगा, जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं x और y के बढ़ते जाएंगे। अब जब नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ x एंड y बढ़ते जाएंगे तो इसका मतलब है यूटिलिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि इस थ्योरी में हम जो इसका बेसिक जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो ये है कि यूटिलिटी इज़ द फंक्शन ऑफ x एंड y, क्योंकि ये दो यानी जो कार्डिनल अप्रोच है वो 1 कमोडिटी अप्रोच थी और ये है 2 कमोडिटी अप्रोच। तो इसलिए जो है हम कह सकते हैं कि वहाँ पे u इज़ द फंक्शन ऑफ q या u इज़ द फंक्शन ऑफ x एक कमोडिटी की का फंक्शन है, ये जो है ये दो कमोडिटी का फंक्शन है, यानी u इज़ द फंक्शन ऑफ x एंड y। उसके बाद हमने थोड़ी सी चीज़ें देखनी है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस का वो क्या है। अगर आप गौर से देखें, अगर इंडिफरेंस का गौर से देखें तो आप देख रहे हैं कि ये ऊपर से नीचे आता है, यानी फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट ये जाता है, और नेगेटिव स्लोप है। तो सबसे पहली नेगेटिव स्लोप क्यों है? क्योंकि आप जब नंबर ऑफ़ एक्स बढ़ाते हैं तो आपको नंबर ऑफ़ वाई कम करने पड़ते हैं, इसलिए जो है ये नेगेटिव स्लोप है। अच्छा, उसके बाद पहली जो इसकी है वो है डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट, दूसरी जो है कन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो कन्वेक्स टू द ओरिजिन जो है वो इसलिए है कि चूँकि अगर आप देखें MRS यानी मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, अगर आपने टेबल में देखा हो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन तो यहाँ पे देखें 5y
ओवर 1x यानी 5 और 1 इज इक्वल टू 5, 4 ओवर 1 4, 3 ओवर 1 3 और यानी 5 4 3 2 1। एम आर एस जो है वो कम होती जा रही है। अब व्हाट इज़ एम आर एस? कि जब आप x की एक नई चीज़ जो है उसको आप लेते हो तो y की आप कुछ ना कुछ जो कमोडिटी है उसमें चेंज आएगा, कुछ कमोडिटी आप सेक्रीफाई करेंगे, यानी चेंज इन y ओवर चेंज इन x, चेंज इन कमोडिटी y बिकॉज ऑफ चेंज इन x। तो x के आप मज़ीद यूनिट हायर करेंगे आप, या मज़ीद यूनिट जो हैं आप लेंगे तो आपको y के जो हैं यूनिट्स जो है सेक्रीफाई करने पड़ेंगे। तो उसको आप कहते हैं जनाब दिस इज़ मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन यानी x और y में तबादले की शरह जो है, यानी x का एक मज़ीद यूनिट लेते हैं तो आपको उसके दूसरे के 5 4 3 2 देने पड़ेंगे। इसको आप कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो है चूँकि ये कम होती रहती है, उस वजह से जो आपका ये वाला इंटरफेरेंस कर्व है ये कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। ये जो ओ लिखा हुआ है या ओरिजिन जो है इसकी तरफ ये कन्वेक्स होता है, तो यानी इसकी तरफ बेंड हुआ हुआ होता है, और ये इसलिए होता है कि आपकी एम आर एस जो है वो ये कम होती है। और अगर एम आर एस कम ना होती या स्लोप कह लें आप, इसका स्लोप चूँकि कम होता जाता है तो इस वजह से ये होगा। और उसके बाद अगला इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है टू कर्व्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अब हमने जब मैप इसका बनाया तो हमने कहा था जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला आईसी जो है उसकी यूटिलिटी ज़्यादा है और नीचे वाले की कम है। तो अगर आप बी पॉइंट पे देखें तो बी पॉइंट पे दोनों का सेम पॉइंट है, दोनों एक ही लेवल पे हैं, यूटिलिटी सेम है। लेकिन आप थोड़ा सा आगे आएँ, राइट की तरफ आएँ तो सी यानी I2 जो है इंडिफरेंस का जो 2 है वो ऊपर है, सी पॉइंट से जो नज़र आता है I2, और I1 यानी ए पॉइंट जो है वो नीचे है। इसका मतलब है I1 जो है उसकी यूटिलिटी कम है और I2 की यूटिलिटी जो है वो ज़्यादा है चूँकि वो ऊपर है। लेकिन अगर हम B से पीछे आएँ तो I1 ऊपर है और I2 नीचे है, तो इसका मतलब ये कोई कंसिस्टेंट हम बात नहीं कर सकते। तो इस लॉजिक में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, तो लिहाजा ये वाली बात जो है ये हो नहीं सकती। तो यानी टू कर्व्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अगली प्रॉपर्टी जो है वो है अ हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्योंकि यहाँ पे सेटिस्फेक्शन जो है इस थ्योरी में वो हम कहते हैं यूज़ द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, कि जितनी एक्स और वाई की कमोडिटी ज़्यादा होगी उतनी यूटिलिटी ज़्यादा होगी। लिहाजा जो है यहाँ पे जो है वो जो सेटिस्फेक्शन है, सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो कमोडिटीज़ ऑफ एक्स एंड वाई से तय होता है। लिहाजा जो है उन दोनों चीज़ों को कि जब अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी तो यूटिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए जो है हमने पहले भी जो मैप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है वह हम देख चुके हैं कि जो ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व है उसमें ज़्यादा होती है यूटिलिटी और जो नीचे वाला उसमें कम होती है। अगला टॉपिक हमारा है बजट लाइन या इनकम लाइन। अब बजट लाइन जो है उसमें आप देखेंगे कि उसमें दो चीज़ों को हम शो करेंगे। जैसे हम आम सुनते हैं कि कोई चीज़ आप ख़रीदने लगते हो तो या तो वो क्या कहते हो ये मेरे बजट में है मैं ले लेता हूँ, या लोग बोलते हैं कि ये हमारे बजट में नहीं है या हमारा बजट इतना नहीं है। या आप जब अक्सर बचपन में या अभी भी दुकान पे जब जाते हो तो आपके पास जो पैसे होते हैं आप उसकी एलोकेशन करते हैं डिफरेंट गुड्स के अंदर, और फिर आप देखते हैं जितने पैसे हैं वो पूरे के पूरे खर्च हो गए हैं और क्या हमने कभी कोई ज़्यादा पैसे तो नहीं दे दिए या हमारे पैसे जो हैं दुकानदार की तरफ तो नहीं रह गए। तो इसका मतलब है अगर आपने दो चीज़ें ख़रीदी हैं तो आप हिसाब लगाते हैं कि लेट मैंने 6 रुपये एक चीज़ पे खर्च किए हैं तो 4 रुपये मैंने दूसरी पे किए, तो मेरे पास 10 रुपये थे, 10 के 10 आपने खर्च कर दिए। तो इसका मतलब है कि आपने जो है आपने दुकानदार को उसको लॉस नहीं हुआ ना कंज्यूमर को लॉस हुआ, तो जितनी आपने अमाउंट खर्च की उसके बराबर आप जो है चीज़ें परचेज करते हैं। तो व्हाट इज़ अ बजट लाइन? अ बजट लाइन
is a line which shows different combination of two goods which a consumer can purchase from his money income while the prices of two goods are given. जब आपको पता होता है दो चीज़, आप दुकान पे जाते हैं, लेट के आपने बिस्किट और टॉफ़ी लेनी है और फिर आप पैसे देखते हो कि कितने इसकी प्राइस है, और आपको दो चीज़ों का पता होता है, एक मनी इनकम कितनी है आपके पास और जो चीज़ें आप ख़रीदने जा रहे हैं उनकी प्राइस कितनी है। तो अगर दो चीज़ों का पता हो, लेट ये हमें पता हो व्हाट इज़ मनी इनकम, और उसके बाद पी वाई और पी एक्स का पता हो, यानी प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स और प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई और टोटल इनकम ऑफ कंज्यूमर, अगर इस चीज़ का पता हो तो आप एक्स और वाई की जो मिकदार है, जो अमाउंट है, वो आप निकाल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद देखें ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि मैंने आपको वहाँ पे करवाई हुई थी एक एक करके। कि पहले हमने जो है जो बजट लाइन इक्वेशन है उसके अंदर अगर हम ज़ीरो पुट करें तो आप देखेंगे कि हमारे पास अगर x की जगह जो है उसमें ज़ीरो पुट करें तो हमारे पास 10 जो हैं वो आएंगी y की, और ये उस वक्त आएंगे जब आपके पास इनकम जो है, लेट के इनकम जो है यहाँ पे जो उसने एग्जांपल में ली है वो 200 है, और प्राइस ऑफ x जो है वो है 40 और प्राइस ऑफ y जो है वो है 20। अब जो है अगर आप मैक्सिमम जो है x के यूनिट खरीदना चाहते हैं तो वो आपको मिलेंगे 5, क्योंकि जिसे आप x इंटरसेप्ट भी कहते हैं और y इंटरसेप्ट कहते हैं। तो अगर आप x इंटरसेप्ट निकालना चाहते हैं तो आप मनी को जो प्राइस ऑफ x है उस पर डिवाइड कर रहे हैं, इस पे x इंटरसेप्ट आ जाएगा, और अगर आप मनी इनकम को जो है प्राइस ऑफ y पे डिवाइड करेंगे तो इससे आपका y इंटरसेप्ट आ जाएगा। तो x इंटरसेप्ट जो है वो जो है वो है 5 और y इंटरसेप्ट जो है वो है 10, जैसे कि आप इस टेबल में देख रहे हैं। तो अगर आप जो हैं x पी एक्स प्लस वाई पी वाई इज इक्वल टू m, इस आप इक्वेशन के अंदर अगर आप y की जगह पे या x की जगह पे ज़ीरो पुट कर लें तो आपके पास y की वो सारी y की वैल्यू आ जाएगी जो आप परचेज कर सकते हैं। अब अगर x की 0 से बढ़ा के 1 कर लें तो फिर आपके पास y का 8 आ जाएगा, और अगर x की आप 2 कर लेते हैं तो फिर 6, और 3 करें तो 4, और 4 करें तो 2, 5 करें तो 0। और ज़ाहिर है ये जो डाटा आप लेते हैं उसके मुताबिक ये नंबर आते हैं, ना कि ये याद करने के लिए। आपके याद करने वाली कोई बात चीज़ नहीं है इसमें। आप जस्ट जो है ना अमाउंट m जो है अगर आप 100 रख लेते हैं तो उसके मुताबिक अलग से इसके टेबल बन सकता है, और अगर आप ये वाली डाटा लेते हैं तो फिर इसके मुताबिक यही वाला जो है वो। अब जो है अगर आप जो है इस बजट लाइन को ड्रा करना चाहते हैं तो जैसे मैंने कहा कि दिस इज़ m ओवर पी एक्स, दिस इज़ x इंटरसेप्ट, और m ओवर पी वाई, दिस इज़ y इंटरसेप्ट। दो पॉइंट आपके पास आ जाते हैं, उन पॉइंट्स को एक x एक्सिस के ऊपर आ जाएगा, एक y एक्सिस के ऊपर आ जाएगा। उन पॉइंट्स को आप मिला दें, चूँकि ये स्ट्रेट लाइन होती है तो आपके पास जो है वो बजट लाइन आ जाएगी। इसका स्लोप आपने निकालना है तो प्राइस ऑफ x और प्राइस ऑफ y, यानी x की प्राइस ऊपर रखें जैसे कि 40 है, प्राइस ऑफ y नीचे रखें जैसे कि इस एग्जांपल में 20 है, तो आपके पास 2 जो है वो आपके पास स्लोप आ जाएगा बजट लाइन का। अच्छा, अब जो है व्हाट इज़ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, या एक और टॉपिक छोटा सा है व्हाट इज़ शिफ्ट इन बजट लाइन। अब बजट लाइन जो है एक दो कॉन्सेप्ट हैं इसमें है, एक है रोटेशन। अगर आप डायग्राम ये देखें फिगर 2.9 तो इसमें जो है बजट लाइन जो है उसको शिफ्ट दिखाया गया है कि अगर आप जो है लेट के आप x इंटरसेप्ट जैसे होता है वो है m ओवर पी एक्स, यानी मनी इनकम जो है वो आपके पास ऊपर रखेंगे आप, न्यूमरेटर में रखेंगे, और डिनोमिनेटर में आप जो है प्राइस ऑफ x रखेंगे, तो आपके पास x एक्सिस पे x इंटरसेप्ट आ जाएगा। तो अगर आप ऊपर वाली अमाउंट चेंज करते जाएंगे, लेट्स
जैसे शुरू में 200 था, तो उसने अगर उसका m/px जो है वो 100 करेगा, तो उससे ये होगा कि जो बजट लाइन का x इंटरसेप्ट है वो पीछे आएगा, और y इंटरसेप्ट जब हम निकालेंगे वो भी पीछे आएगा। तो जब दोनों इंटरसेप्ट जो है शिफ्ट करेंगे तो दोनों पॉइंट जो है इंटरसेप्ट चेंज हो जाएंगे, तो इसको आप बजट लाइन की शिफ्टिंग कहोगे। और जब आप मनी इनकम बढ़ा देंगे, लेट के आप 300 कर देते हैं, तो अब दोबारा से जब आप इंटरसेप्ट निकालेंगे तो L1 और P1 जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, तो दोनों इंटरसेप्ट चेंज होंगे और आप बजट लाइन राइट को मूव करेगी और दोनों एक्सिस पे मूव करेगी, तो इसको हम शिफ्ट कहते हैं। तो बजट लाइन शिफ्टिंग होती है जब आप मनी इनकम जो है चेंज करते हैं। मनी इनकम जो है जब आप चेंज करेंगे तो बजट लाइन जो है शिफ्ट करेगी। अब रोटेशन कैसे होएगी? रोटेशन ये है, फिगर 2.10 में दिखाया गया कि रोटेशन ये है कि अगर आप किसी एक मनी इनकम सेम रहती है और किसी एक कमोडिटी की अगर आप प्राइस चेंज करते हैं, तो उससे जो है वो ये वाला जो है वो चेंज हो जाएगा। यानी अगर आपने x की कीमत जो है वो कम करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, m/px। तो इसका मतलब यह है, और जब डिनोमिनेटर को आप की वैल्यू कम होती है तो आंसर ज़्यादा आता है। तो इसका मतलब ये है कि x एक्सिस पे आप आगे मूव करेंगे, यानी जब प्राइस ऑफ x कम होगी तो आप L से L1 की तरफ जाएंगे, और जब प्राइस ऑफ x जो है वो ज़्यादा होगी, जब डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो फिर हम x एक्सिस पे पीछे आते हैं, तो आप L से L2 पे चले जाएंगे। यानी सिर्फ एक एक्सिस पे जो है बजट लाइन चेंज होगी, इसको आप कहेंगे जनाब दिस इज़ रोटेशन ऑफ बजट लाइन। और बजट लाइन जो है वो आगे इसी तरह से जब आप प्राइस ऑफ y चेंज करेंगे, तो आप देखेंगे कि y एक्सिस के ऊपर जो है बजट लाइन आगे की तरफ रोटेट करेगी या पीछे की तरफ रोटेट करेगी। यानी आप प्राइस ऑफ y जो है बढ़ाएंगे तो पीछे की तरफ आएगी, और जब प्राइस ऑफ y कम करेंगे तो इसका मतलब है y इंटरसेप्ट आगे चला जाएगा और बजट लाइन जो है वो आगे की तरफ रोटेट करेगी। तो एक चीज़ यहाँ से हमने सीखी है कि बजट लाइन की शिफ्टिंग क्या होती है और रोटेशन क्या होती है। अब दूसरी बात यह है विद द साइमल्टेनियस चेंज इन प्राइस बोथ कमोडिटीज़, कि अगर जो है आप दोनों कमोडिटीज़ की प्राइसेस को चेंज कर दें, यानी दोनों की प्राइसेस को कम कर देते हैं, तो फिर क्या होगा कि बजट लाइन जो है यानी इंटरसेप्ट जो है वो कैसे निकालते हैं हम, m/px m/py। तो जब आप दोनों की प्राइस को कम करोगे तो जो इंटरसेप्ट्स हैं वो आगे राइट को शिफ्ट हो जाएंगे, और बजट लाइन जो है दोनों एक्सिस पे आगे जाएगी, और इसको आप शिफ्टिंग कहते हैं। और जब दोनों चीज़ों की प्राइसेस को आप बढ़ा देंगे तो ज़ाहिर है इंटरसेप्ट दोनों पीछे आएंगे, तो बजट लाइन जो है वो लेफ़्ट को जो है वो शिफ्ट करेगी। तो जो इन तीन बातों से हमने सीखा वो ये सीखा है कि अगर एक चीज़ की प्राइस को चेंज करोगे तो एक एक्सिस के ऊपर रोटेशन होएगी बजट लाइन की, और अगर मनी चेंज हो जाए या दोनों चीज़ों की प्राइसेस जो हैं वो चेंज हों, तो इससे जो है वो जो बजट लाइन है वो शिफ्टिंग करती है। अब आगे है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कि इसमें ऑर्डिनल अप्रोच के तहत कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे होता है। तो इसके लिए दो शराइत हैं। पहली शर्त ये है कि MRS यानी स्लोप ऑफ NIC वो मस्ट बी इक्वल टू Px/Py यानी स्लोप ऑफ एन बजट लाइन। स्लोप ऑफ NIC मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। अब IC का स्लोप होता है MRS और बजट लाइन का स्लोप होता है Px/Py, जैसे कि क्वेश्चन 1 में शो हो रहा है। तो ये वाली जो है पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है डिमिनिशिंग MRS, यानी जो इनडिफरेंस कर्व है मस्ट बी कन्वेक्स टू ओरिजिन, यानी वो उसको बेंड होना चाहिए ओरिजिन की तरफ। अच्छा, इसमें अब अगर आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जो है वो डायग्राम बनाना चाहते हैं, तो देखें एट पॉइंट ई जो है अगर आप देखें तो वहाँ पे जो कि इनडिफरेंस कर्व I2 है, वहाँ पे ई पॉइंट के ऊपर एक्स स्टैटिक और वाई स्टैटिक जो है ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट है, एक्स कमोडिटी का और वाई कमोडिटी का, ई से इक्विलिब्रियम। अब ये क्यों इक्विलिब्रियम है? क्यों इसलिए इक्विलिब्रियम है कि जो हमारी शर्त थी पहली
कि जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप और बजट लाइन का स्लोप बराबर होना चाहिए, तो वो देखें आप ई पॉइंट के ऊपर बराबर है। बाकी I3 और I4 जो हैं वो बजट वो कंज्यूमर के अप्रोच में नहीं है, उनकी यूटिलिटी ज़्यादा है और कंज्यूमर के पास बजट कम है। बजट लाइन चूँकि बहुत नीचे है और I3 I4 जो है ये बहुत ऊपर है, लिहाजा जो है यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं होगा। दूसरी बात जो है, अगर आप देखें तो I1 में, तो I1 में R पॉइंट के ऊपर देखें तो जो स्लोप है इंडिफरेंस कर्व का वो ज़्यादा है, क्योंकि ये देखें थोड़ी सी स्टीपर है ये वाली लाइन R पॉइंट के ऊपर, और यहाँ पे जो बजट लाइन है ज़ाहिर है वो स्ट्रेट लाइन है, उसका स्लोप सेम है, वो नहीं चेंज हो रहा। लेकिन यहाँ पे देखें R के ऊपर जो इंडिफरेंस कर्व है वो बहुत स्टीपर है, उसका स्लोप ज़्यादा है और बजट लाइन का स्लोप कम है, लिहाजा यहाँ R के ऊपर जो है वो इक्विलिब्रियम नहीं होगा। F पॉइंट के ऊपर देखें जो इंडिफरेंस कर्व है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई है और इलास्टिक है बहुत ज़्यादा, जबकि बजट लाइन का स्लोप यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहा है। इसलिए जो हम कहेंगे कि यहाँ F पॉइंट के ऊपर जो स्लोप ऑफ एन IC इज़ लेस देन स्लोप ऑफ अ बजट लाइन, सो दिस one point that is E where consumer equilibrium is attained because of the fulfillment of the first condition, that is slope of an indifference curve is equal to slope of a budget line. So we have discussed two approaches of consumer equilibrium, consumer behavior. First of all, we have approach of cardinal approach for consumer equilibrium, जिसमें हमने नंबर्स की बात की कि कार्डिनल नंबर्स में मेजर किया जा सकता है यूटिलिटी को, और उसके लिए हमने दो थेरीज देखी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी। और फिर हम ऑर्डिनल अप्रोच की तरफ आए, वहाँ हमने जो है इंडिफरेंस कर्व देखा, वहाँ MRS की बात की, वहाँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की हमने दो कंडीशंस देखी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अगर आपको चाहिए तो उसमें आपको MRS यानी स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व और स्लोप ऑफ बजट लाइन आपको इक्वल करना होगा। और दूसरा जो है दूसरी शर्त जो थी वो ये थी कि इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कन्वेक्स टू ओरिजिन। वो ज़ाहिर है अगर इंडिफरेंस कर्व है तो ज़ाहिर है वो कन्वेक्स ही होगा। अच्छा, दूसरी इसमें थोड़ा सा कंपैरिजन है कि एक को हम कार्डिनल अप्रोच कहते हैं और दूसरी को हम ऑर्डिनल अप्रोच कहते हैं। जो पहली अप्रोच है कार्डिनल, उसमें हम डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी देखते हैं, यानी डिक्रीजिंग यूटिलिटी जो होती है मार्जिनल यूटिलिटी वो डिक्रीज़ कर रही होती है। लेकिन इस थ्योरी में जो इंडिफरेंस कर्व की थ्योरी है इसमें हम DMRS देखते हैं, यानी MRS जो है वो डिक्रीज़ हो रहा होता है। और उसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जो शर्त कार्डिनल अप्रोच में थी या यूटिलिटी अप्रोच में थी, वो हमने देखा था कि MUX/PX इज़ इक्वल टू MUY/PY, और उसके बाद बजट लाइन की क्वीन वहाँ पे मीट करना चाहिए, जो बजट है उसके मुताबिक आपका एक्सपेंडिचर होना चाहिए, यानी PX/X प्लस PY/Y इज़ इक्वल टू M। जबकि यहाँ पे जो ऑर्डिनल अप्रोच है वहाँ पे स्लोप ऑफ बजट लाइन मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, दैट इज़ MRS इज़ इक्वल टू PX/PY। और second that is second sufficient condition is that indifference curve must be convex to origin. Okay, Allah Hafiz.